Very good morning to my dear students. I hope you are fine. Today we are about to continue the chapter Movement Towards Independence. बहुत सारे मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस के दौरान हुए थे. उसमें महात्मा गांधी का दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट था. हम उसे लास्ट चैप्टर के जो लास्ट पार्ट था हमारा लेक्चर का, उसके अंदर वी वर टॉकिंग मोर अबाउट इट. तो आज हम उसे थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरीगेटेड तरीके से समझाने का कोशिश मैं करूँगा. और आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनिए. इट्स वेरी एक्साइटिंग और बहुत सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं और सुना भी नहीं है. तो जैसे इसमें सबसे पहली एक चीज़ जो है वो है दांडी मार्च. तो ड्यूरिंग दांडी मार्च न्यूमरस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. अब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या हैं? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग एक चीज़ को मिस आउट कर जाते हैं कि जब हम बॉयकॉट वगैरह आज की तारीख में हम देखते हैं तो कई लोग इस बारे में एक एजुटेशन क्रिएट करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव जो है बॉयकॉट करना, ये स्ट्राइक करना, ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्टिव नहीं है. बट एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा गौर से देखें इस चीज़ को तो उस समय ये कंस्ट्रक्टिव था बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द मोमेंट. तो इस चीज़ को समझने के लिए बॉयकॉट करना, किसी चीज़ का विरोध करना, और विरोध करने का पॉइंट यहाँ पे सिंपल है. वो ये बताना चाहते हैं कि हम उस चीज़ का विरोध इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी जो आपके ख़िलाफ़ हमारी जो नाराज़गी उसे हम दर्ज कराना चाहते हैं. किसी भी चीज़ की नाराज़गी को दर्ज कराने के लिए हमें उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है. और प्रोटेस्ट का सबसे बेस्ट तरीका पूरे अब तक की ह्यूमन मैनकाइंड की हिस्ट्री के अंदर, ऐसा मैं मानता हूँ कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो महात्मा गांधी का रहा है कि आगे वाले को मजबूर कर दो. उनके खुद के जो एक्शंस हैं उसको वो रिकनसाइल कर पाएँ, वो उस पर उनको प्रायश्चित करने का ऐसा फील हो कि हम क्या कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं. तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, सबसे पहले फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया. फॉरेन क्लोथ्स जो भी मैनचेस्टर का जो कपड़ा था, आपको पता हो तो काफ़ी जगह पे अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर ईस्ट बोला गया है. मैनचेस्टर का कपड़ा बहुत बढ़िया. अब कॉटन इंडिया से ही लेके सस्ते के अंदर वो लेके जाते थे और हमसे ही चीज़ का खींच कर हमें ही वापस बेच देते थे. तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स उसको मना किया. तो उनकी इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो लगता है. नंबर सेकंड, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर. शराब के ऊपर पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी. जो फॉरेन लिकर बेचा जा रहा था वो बहुत ज़्यादा सामाजिक कुरीतियों को फैला रहा था, उसको रोका. देन रिमूविंग अनटचेबिलिटी. ये एक अंदर हमारे समाज के अंदर ऐसी एक चीज़ है जिसको बहुत सालों से हम अंग्रेज़ों के खिलाफ तो लड़ रहे थे, बट एट द सेम टाइम हमें ऑन आर बेसिक्स पे भी लड़ना था. तो अनटचेबिलिटी का एक सिंपल रीज़न ये था कि हमारी जो वर्ण सिस्टम है उस सिस्टम को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा गया अपने हिसाब से. पर यहाँ पे अनटचेबिलिटी को महात्मा गांधी ने दूर करने का पूरा प्रयास किया. वो एक बहुत बढ़िया जेस्चर था. देन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ में रहना. एंड ओथ यानी कि किसी प्रकार की शपथ लेना, टू डू सोशल सर्विसेज एट्सेट्रा वर हेल्ड. ये सब चीज़ें रखी गई कि एक जनरल प्रोग्राम रखा जाता जिसके अंदर सोशल सर्विसेज होती, सभी चीज़ों को हेल्ड किया जाता, और ताकि लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हों, उनसे मोटिवेटेड रहें और समझने का लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आए. दांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट ओनली नेशन वाइड कॉन्शियसनेस. देखो, लोगों के अंदर एक जागरूकता की भावना आई. लोगों को ये बात पता चली कि हम और ज़्यादा जागरूक होने चाहिए. हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है. ये देश हमारा है. ये सब एक संपूर्ण भारत है, पूर्ण स्वराज हमको इसकी खोज के लिए निकला. ये समझ आना बहुत ज़रूरी था. बट इट ब्रॉट फेम इन एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन वायलेंस स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड. इससे लोगों को पूरे वर्ल्ड वाइड महात्मा गांधी के जो एक्शंस थे और उनके जो इंडियन का जो सपोर्ट था और जो मूवमेंट का जो स्ट्रगल है वो सब लोगों में वर्ल्ड वाइड मशहूर हो गया. प्रोसेशंस, जुलूस निकाले गए, प्रोग्राम्स रखे गए ताकि लोग और से ज़्यादा भक्ति के प्रोग्राम, गीत के प्रोग्राम, संगीत के प्रोग्राम, शपथ ली गई. अलग अलग टाइप से लोग इकट्ठे होते हैं और जो भी जिस भी प्रकार से इकट्ठे होते हैं वो एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो था स्वराज, आज़ादी. एंड असेंबली के अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं और अपनी स्पेसिफिक नीड्स के बारे में वो उनका जो एक ही मेन टारगेट रहता है तो वो असेंबल हो जाते हैं. आप सुनते हैं ना असेंबली, हम सब सुबह असेंबली काहे के लिए करते हैं? तो स्टैंड एट ईज़ और अटेंशन मतलब आप अटेंशन में आ जाते हैं, फिर स्टैंड एट ईज़ होते हैं. यानी लाइफ भी उसी प्रकार से है
कि हमको आज पूरे दिन उस कई मोमेंट ऐसे आएंगे, कई ऐसे चीज़ें आएंगी जब आपको अटेंशन रहना पड़ेगा और कई जगह स्टैंड एट ईज रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमको असेंबली सिखाती है, ग्रुप मोमेंटम होता है, तब हम वो यूनिफॉर्मिटी पहन के भी स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म आते हैं तो यूनिफॉर्मिटी हो जाते हैं। स्कूल इज़ एन फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। तो हम लोगों की सोच एक होनी चाहिए कि हमको एजुकेशन के अंदर हम आगे बढ़ना है, हमको एक बेटर नागरिक बनना है। तो वो एक प्रोस्पेक्टस हमारा दिमाग में लेके हमको चलना चाहिए। असेंबली वॉज कंडक्टेड बाय बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन आइटम्स है उसका विरोध किया गया, प्रोहिबिशन ऑफ फॉरेन लिकर, और फॉरेन लिकर का विरोध किया गया एंड प्रोहिबिशन ऑफ रोक दिया गया, एंड पिकेटिंग ऑन लिकर में की पिकेटिंग मतलब उसको स्टॉप किया गया। कहीं पर भी अगर शराब बनाई जा रही है तो उसे भी रोका गया, जो बनेगी ही नहीं तो बिकेगी कैसे। एंड नॉट गिविंग कंडक्टेड फॉर बॉयकॉटिंग नॉट गिविंग रेवेन्यू टैक्स, जो भी गवर्नमेंट इकट्ठा करती है रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम के द्वारा, कि जो भी टैक्स लगाती है, लगान जिसको हम बोलते हैं कि खेती के पे लगान, ज़मीन पे लगान, पानी पे जो कर बोलते हैं हम जिसको, जैसे पानी के ऊपर कर होता है, यहाँ पे गुजराती में से वेरा बोलते हैं। तो आप देखेंगे तो वो जो कर वेरा, जो भी घर वेरा वगैरह, जो भी हाउस टैक्सेस हैं, रोड टैक्स है, टोल टैक्स आपने सुना होगा, तो ये सारे के सारे टैक्सेस तो गवर्नमेंट लेती थी, उस पर मना किया गया। तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिकली तोड़ने का प्रयास किया गया। सत्याग्रह फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, टू वीकन दीज एजिटेशंस एंड स्ट्रगल्स द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठी चार्ज। अब गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो दे स्टार्टेड लाठी चार्ज। लाठी चार्ज मतलब लाठी लेके लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इम्प्रिजनमेंट एंड अदर एट्रॉसिटीज़, बहुत फाइन वर्ड है एट्रॉसिटीज़। एट्रॉसिटीज़ मतलब इतनी ज़्यादा दुर्दांत तरीके अपनाए गए, इतने ख़तरनाक तरीके अपनाए गए कि लोगों को उसका अंदाज़ा ही नहीं था। लोग सोचते थे ये क्या कर लेंगे, हमको जेल में डालेंगे, पर जेल में इम्प्रिजनमेंट के बावजूद भी बिल्कुल एक इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया गया, बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ पेश आया। पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग ऑफ रेलवे। अब लोगों को भी अंदर भी गुस्सा चढ़ गया, पारा चढ़ गया। तो उनका एक मेन रीज़न ये था कि हम लोग, महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई ये नॉन वायलेंट तरीके से हो, पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंस्टिगेट किया, कल भी हमने ये वर्ड सुना, इंस्टिगेट ने इतने बुरे तरीके से इंस्टिगेट किया कि पीपल गेट रियली एंग्री अबाउट इट एंड एजिटेशंस। तो उन्होंने एजिटेट किया, डिस्ट्रॉइंग द रेलवे स्टेशन तोड़ दिए, पोस्ट ऑफिस, रेल, पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इंसिडेंट्स लाइक सप्रेशन ऑफ एजुटेशन, और एजुटेशन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होने लगे कि सप्रेशन किया गया, दबाव देना। कहीं पर भी जुलूस निकाला जाता तो वो शांति प्रिय तरीके से कैंडल मार्च कर रहे होते या फिर जुलूस निकाल रहे होते तो भी उन्हें पीटा जाता और डाल दिया जाता, अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी। अब ये अब्दुल गफ्फार खान जो है बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, इनके बारे में हिस्टोरिकल कैरेक्टर है और जानना ज़रूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम लोगों के 8th-9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग क्या है, बहुत ऊपर तौर से चीज़ों को जानते हैं। अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सरहदी गांधी बिकॉज ये फ्रंटियर गांधी, जो एक इंडिया जब बना नहीं था, इंडिया और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, उससे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है NWFP, वो उसके प्रणेता थे। और खुदाई खिदमतगार नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इन्होंने बनाई है। इनके जो बड़े भाई हैं अब्दुल जब्बार खान, ये लोग, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था जब 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो इनकी जो एंसेस्ट्री है, वो जो एथनिसिटी है, एथनिसिटी मतलब ये एक्चुअल के अंदर पख्तून है। पख्तून, अब वहाँ पे अफ़गानिस्तान अलग था, वहाँ पे अफ़गान लोग रहते थे और ये थे पख्तून, जिसको पश्तून भी बोला जाता है और लैंग्वेज भी बोलते थे पश्तो। तो ये इनका ये एक डिमांड थी कि जैसे हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ है, हमको भी पश्तूनिस्तान, हमारी एथनिसिटी अलग है, सोच अलग है, हमारा विचार, पहनावा, खान पान और जो हम रहने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें दिया गया। पर उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी कि जिसके तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको किया। तो इन्होंने पख्तूनिस्तान मूवमेंट भी बहुत लंबा चलाया। बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं फ्रंटियर गांधी के बारे में, हाइट भी बहुत अच्छी खासी थी। इनके बारे में पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए हैं हिस्ट्री के अंदर जिनका जो एफर्ट है वो बहुत ग्रेट रहा है। 1988 में इनकी डेथ हुई थी और पाकिस्तान के अंदर पेशावर में इनकी डेथ हुई है, मुझे जितना याद है, पढ़ता रहा हूँ मैं इनके बारे में काफ़ी। और जलालाबाद में इनका रेस्टिंग प्लेस है, अफ़गानिस्तान में जलालाबाद रेस्टिंग प्लेस, मतलब उनकी जो कब्रगाह है।
जो उनका टूम स्टोन है वो जलालाबाद के अंदर है, और बहुत ही फेमस कैरेक्टर हिस्ट्री के अंदर फ्रंटियर गांधी, और स्पिरिचुअल लीडर भी थे एट द सेम टाइम। लीडर तो थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर होना बहुत बड़ी बात है। खुदाई खिदमतकार और जो इनको बहुत ज़्यादा सप्रेशन झेलना पड़ा, इसके बारे में हिस्ट्री के अंदर बहुत कम लिखा गया है। Because history was my subject, so I used to read that, and I was really fascinated by the people, those who were behind this kind of जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जुनून, जेस्ट, एक प्रकार का जेस्ट था इनके अंदर कि वो दे ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू दैट थिंग। सुभाष चंद्र बोस भी वही उसी फ्रेम के मेंटल फ्रेम के इंसान थे। तो खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में ज़रूर पढ़ना, सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत गांधी भी बोला गया इन्हें। एट वडाला बॉम्बे, स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन लिकर अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी जी की वाइफ है, इन बॉम्बे। उस समय का बॉम्बे था, लेट चेंज हो गया। गरसाना इन सूरत एंड इन विरमगाम ड्यूरिंग द सॉल्ट लॉ एजुटेशन, सॉल्ट लॉ का जो एजुटेशन होगा, रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एज वेल। रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब पूरा रिटेंशन कर दिया गया, किसी टाइप की गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवाएं हैं वो किसी प्रकार की लेनी ही नहीं। सेवाएं तो वो देते ही नहीं थे, बट जो उनकी पोस्टल सर्विसेज हैं, फिर आप रेलवे सर्विसेज हैं, उन सबको 100% बैन कर दिया गया। एज वेल एज रिमूवल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकाल दिया गया, वर द मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस मूवमेंट। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो गया और उसके विरोध में आ गया था। देन था गांधी अर्विन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड मोरेटोरियम ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन बाय द ब्रिटिशर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या है कि आमने सामने बैठ के बात होती है, वो टेबल राउंड नहीं होता। रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक्चुअल मीनिंग राउंड टेबल क्या है कि वी आर ऑन द सेम पेज एज वेल एज वी आर ऑन द सेम सिचुएशन। हम लोग एक ही लेवल के लोग हैं, आप हमसे नीचे नहीं हो, मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ। वो दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वर्ड दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल मीन्स हम लोग एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो गांधी अर्विन, लॉर्ड अर्विन जो हैं वो हैलीफैक्स के लॉर्ड थे, अर्ल ऑफ हैलीफैक्स के नाम से जाना जाता है इन्हें, और बहुत ही दिमागदार थे। ऐसा बोला जाता है कि गांधी अर्विन पैक्ट के लिए करीब ऑलमोस्ट गांधी जी और इनके बीच में 10 बार मीटिंग हुई, और 48 आवर्स उसका जो टाइमिंग है मीटिंग का वो 48 आवर्स के पास था। और गांधी जी वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय लॉर्ड अर्विन, उनसे बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि वो उनकी थोड़ा साइड में थे और वो बहुत उनका विचार कर रहे थे। पर बाद में लेटर ऑन थिंग्स हैव चेंज्ड अ बिट। तो गांधी जी वॉज कॉल्ड अपन बाय ब्रिटिश फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म। वो बोले थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और रिफॉर्म होगा। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड बट विद द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर्स इट वॉज फ्यूटाइल। पर कांग्रेस लीडर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो इट वॉज फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब है कुछ काम का नहीं। टू रिकनसाइल विद कांग्रेस, रिकनसाइल मतलब फिर से समझाना। ये एक्चुअल के अंदर बाइबल के अंदर वर्ड आता है रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएशन का मतलब है हम कोई चीज़ को कर लेते हैं, उसके बाद कोई पाप कर लिया हमने, तो भगवान हमको प्रायश्चित करने का मौका देता है, तो उसके लिए एक वर्ड है रिकनसाइल करना या फिर रेकन्सिलिएशन। रेकन्सिलिएशन का मतलब है हमको प्रायश्चित का मौका मिलता है। हम भी हिंदुइज़्म के अंदर भी ये चीज़ है कि हम अगर गंगा नहाएंगे तो हम रिकनसाइल कर जाएंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता करना समझाने के लिए पैक्ट मतलब समझौता बिटवीन गांधी जी एंड अरविंद वॉज मेड विच वॉज नोन एज गांधी अरविंद पैक्ट मार्च 1931. So a very important date, please note this thing now, in which permission of free collection or manufacture of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. अब उन्होंने बोला पीसफुल पिकेटिंग की जाए, रोका जाए, और जो सॉल्ट हो उसके अंदर जो चेंज है उसके बारे में बात करने के लिए बुलाया. इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कांग्रेस. सेकेंड में सिर्फ गांधी जी थे. एंड ब्रिटिशर्स फेल्ट डिस्क्रिमिनेटिंग हैड डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स. उनके पास पॉइंट जो थे डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स थे. डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव से भरे हुए फॉर वेरियस रिलीजियस कमिटीज़. अब बहुत सारी रिलीजियस कमिटीज़ थी. पख्तूनिस्तान जैसे हम बात कर रहे हैं वो उनकी भी कमेटी थी. सिख की कम्युनिटी अलग थी. फिर आप देखेंगे पारसी कम्युनिटी अलग थी. फिर आप देखेंगे हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटीज़ की अलग अलग विचारधाराएं और सोच थी. तो अलग अलग पार्टीज़ थी, तो वो उनके लिए अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने दे दिए थे. तो वो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट्स थे. तो वो गांधी जी को पसंद नहीं आए.
तो led various religious committees to which Gandhi ji was deeply disappointed. गांधी जी को बड़ा बुरा लगा and therefore the conference was dissolved. और लास्ट में वो उसको डिज़ोल्व कर दिया, मतलब वो पैक्ट पूरे तरीके से सेट नहीं हो पाया. देन है क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट में मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, दैट वाज द मेन हाईलाइट. कीपिंग इन माइंड द वर्ल्ड वॉर सिचुएशन, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड टू एंड द इंडिविजुअल सत्याग्रह. कांग्रेस कमेटी जो सोसाइटी है उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंडिविजुअल सत्याग्रह को ख़त्म करेंगे जनवरी 1942 में. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अटेम्प्टेड टू डिसीव पीपल ऑफ इंडिया बाय क्रिप्स मिशन. अब वो एक क्रिप्स मिशन लेकर आए. सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जितना मुझे याद है, हाँ यस, स्टैफर्ड क्रिप्स उनका पूरा नाम था. वो जो थे डिसीव पीपल, उन्होंने एक ऐसा धोखा देने के लिए एक प्लान बनाया. वर एंग्री एंड डिजेक्टेड. जब वो लेकर आए लोगों को, भाई आपको वर्ल्ड वॉर में लेके जाना है, तो पब्लिक को ऐसा लगा कि इनको हमको आज़ादी देनी ही नहीं है. पीपल ऑफ द इंडिया नो लॉन्गर हैड फेथ इन ब्रिटिश रूलर्स. उनका विश्वास उठ गया क्रिप्स मिशन के बाद. तो दे अस्यूम्ड दैट द ब्रिटिश डू नॉट विश टू क्विट इंडिया. उनको पता चल गया. अस्यूम्ड मतलब उनको ऐसा उन्होंने सोचा. अब वो श्योरिटी तो किसी के पास नहीं है कि वॉट दे हैड इन देयर माइंड. Gandhi ji advised the people to come out of the despair and be prepared to give a new and last fight. And Gandhi ji ने एडवाइस किया लोगों को कि आप डिस्पेयर से बाहर आओ. डिस्पेयर मतलब जो मन के अंदर आपके ये अशांति हो गई है उससे आपको बाहर आना पड़ेगा, और आप निराश मत हो एंड प्रिपेयर टू गिव अ न्यू एंड लास्ट फाइट. एक लास्ट फाइट दी क्विट इंडिया मूवमेंट की. ऑन August 9, 1942 रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज पास्ड इन वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट मुंबई. ठीक है, अब जो August 9, 1942 है, वहाँ के अंदर एक चीज़ का रेजोल्यूशन लाया गया जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. वॉज पास्ड इन द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट मुंबई. ऑन द सेकेंड डे ऑफ द रेजोल्यूशन, दूसरे दिन रेजोल्यूशन के, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद एंड अदर एमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड. और अगले ही दिन इन सबको पकड़ लिया गया, यानी कि अरेस्ट कर लिया गया. न्यूज़पेपर वॉज बैंड. अब देखो इन्होंने, इनकी हद देखो, इन्होंने न्यूज़पेपर को भी बैन कर दिया ताकि लोगों को पता ना चले कि क्या क्या दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर किस प्रकार का हो रहा है. क्योंकि बहुत सारे फॉरेन न्यूज़पेपर्स भी थे जो कि अनबायस थे, वो बिल्कुल न्यूट्रल थे, पर उनकी जो न्यूज़ है उसको भी इन्होंने बैन कर दिया ताकि किसी को पता ना चले. रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड साइमल्टेनियसली. और एक एक करके रीजनल वाले भी और नेशनल जो भी थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी, उनको भी पकड़ा गया. अरेस्ट ऑफ गांधी जी एंड अदर लीडर्स रिजल्टेड इन नेशन वाइड स्ट्राइक. एंड टू दिस गांधी जी सेड, दिस इज़ द लास्ट फाइट इन माई लाइफ. अब ये पूरे देश के अंदर स्ट्राइक हो गई और गांधी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक बात कही. उन्होंने बोला, दिस इज़ द लास्ट फाइट इन माई लाइफ. ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी फाइट है. एंड देयरफॉर पीपल ऑफ इंडिया शुड मेक ऑल अटेम्प्ट टू अचीव इंडिपेंडेंस. तो वो बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी की लास्ट फाइट है, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सभी लोगों को अपनी तरफ से पूरी हिम्मत लगा के लास्ट बार पूरी कोशिश करनी चाहिए. और ही गेव द स्लोगन, सबसे इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया, करो या मरो, डू और डाई. दैट वाज द मेन हाईलाइट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. ठीक है, स्ट्राइक्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, अब अलग अलग टाइप की स्ट्राइक्स हुई. The rural and urban regions of country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen and women were in forefront of this movement. अब देखो रूरल और अर्बन एरियाज, जितने भी एरियाज थे, गांव का हो चाहे शहरी एरिया हो, उसके अंदर कंट्री के अंदर जो वर्कर थे, फार्मर थे, स्टूडेंट, टीचर्स, बिजनेसमैन, विमेन वर इन फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट. वो सामने आकर खड़े हो गए. उन्होंने पूरा मुद्दा अपने हाथ में ले लिया. ऐसा नहीं कि हमको क्या लेना देना, पॉलिटिकल की चीज़ें हैं, हम अपना बिजनेस करते हैं, हमारा खाते कमाते हैं, वो चीज़ नहीं थी. Workers went on strike in factories. Iron factories in Jamshedpur and cotton mills at Madras too were on strike. वो भी ये देखो बहुत गहरी बात है. आयरन में जो गरीब मजदूर है उसने भी पूरा सपोर्ट किया था, उनका भी पूरा योगदान है. जमशेदपुर के अंदर जो डी टाटा, आपने नाम सुना होगा, तो जमशेदपुर उनके नाम पर वो उन्होंने, और कॉटन मिल्स एंड मद्रास वर ऑन स्ट्राइक, उन्होंने भी स्ट्राइक को मेंटेन किया. 1 lakh mill workers of 75 cotton mills industries in Ahmedabad went on peaceful strike. उन्होंने पीसफुल स्ट्राइक किया, किसी प्रकार का दंगा नहीं किया, फॉर 105 days. 105 days आप एवरेज देखें, 90 days का हिसाब लगाएं तो भी 3 महीने बिना खाना खाए, बिना सैलरी लिए. आप सोचो कितना गरीब इंसान के लिए आज की तारीख में, हमको कोरोना से हम जूझ रहे हैं, थोड़ा बहुत तकलीफ होती है तो भी हम लोग कितने ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं. दोज वर द पीपल, दोज हु फॉट फॉर द लैंड, रियली the basic, the marginalized people, the downtrodden people, they stood their head high for the betterment of our future. कितनी बड़ी बात है.
College and school observed strike for nearly 3.5 months. Markets in Ahmedabad were closed. 3.5 महीना अहमदाबाद के अंदर मार्केट बंद रहे. ठीक है. हार्मफुल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट. अब उसके अलावा उसमें हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई उसके बारे में भी बात करते हैं. एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज बीइंग एक्सप्रेस्ड फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अंदर एक प्रकार का एंगर और उसके खिलाफ लोगों के अंदर हर नूक एंड कॉर्नर, हर जगह वहाँ पे एंगर खड़ा हो गया. सप्रेशन अगेंस्ट पीसफुल पीपल by the Britishers led to a violent situation as people not only ransacked the post office. अब लोगों ने क्या किया, प्लंडर करना शुरू कर दिया. इतना गुस्सा हो गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि वो दे यूज टू प्लंडर दैट. प्लंडर मीन्स बर्बाद कर देना, उसको पूरे तरीके से तोड़ के लूट लेना, रैनसैक कर देना, सारा सामान तोड़ भाग कर देना. पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स एंड कॉलेज बिल्डिंग्स, रेलवे लेन्स, पूल्स, ब्रिजेस एंड रोड्स बट लूटेड एंड एसेट्स. सबको लूटा भी गया और बहुत सारे सामानों को तोड़ा भी गया. एंड सेट ऑन फायर, या फिर आग लगा दी गई गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज. इन दिस रेलवे इनकर्ड हैवी लॉसेज. रेलवे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि रेलवेज पर मेजरली मेंटेन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और वहाँ ब्रिटिश जो उनका जो माल सामान और वहाँ उनके जो ऑफिसर्स है वही उनकी जो कैवलरीज और जो भी उनके आर्मी के जो बटालियंस है वो उसके द्वारा ट्रैवल करते थे, वो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ. दे इनकर्ड यानी दे एक्सपीरियंस द हैवीएस्ट लॉसेस. इन मैनी ऑफ द एरियाज पीपल यूज्ड बॉम्ब्स. और इतना मामला बिगड़ गया कि काफ़ी जगह तो लोगों ने देसी बॉम्ब भी यूज़ किए. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट जो है उसके बारे में हम थोड़ा और आगे जानेंगे. सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानेंगे और ज़्यादा बेटरमेंट हम देखेंगे. अलग अलग कौन कौन से मूवमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. आई बिलीव आप देखेंगे. उसके बाद कौन कौन से आज़ाद हिंद फौज के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे. रास बिहारी बोस के बारे में मैं बात करूँगा और कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में हमको जानते रहना चाहिए. आज के हमारे जो मेन जो चैप्टर है उसका जो मेन हाईलाइट है वो है अब्दुल गफ़ार खान. उनके बारे में ज़रूर पढ़ें. फ्रंटियर गांधी जो हमारा जो मेन जो कैरेक्टर हैं, फ्रंटियर गांधी इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग गाय. तो उन्होंने किस टाइप से पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल गुरु थे, एट द सेम टाइम ही लेड खुदाई खिदमतगार और बहुत सुपर्ब तरीके से उन्होंने अपनी जो एंसेस्ट्री और एथनिसिटी है उसको मेंटेन रखा और अपने लोगों के लिए काम किया, पख्तूनिस्तान के लिए काम किया, पश्तो लैंग्वेज के लिए काम किया, अफ़गानिस्तान और उसके अंदर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए उन्होंने बहुत फाइट किया. उनका एक फेमस कोट भी था जब 1947 में जब युद्ध हुआ तो मतलब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने एक बहुत फेमस कोट है कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया. ये उन्होंने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज मुस्लिम लीग, इन दोनों के नेताओं को बोला था कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के सामने डाल दिया कि यू हैव थ्रोन अस अमंग्स्ट द वुल्व्स. तो आपने हमें उनके बीच में डाल दिया. उसका रीज़न ये था कि उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं था, कोई उनको लेने को तैयार नहीं था, प्लस वो भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं थे. जब आप फोर्सिबली किसी के साथ रहते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने ही वाले हैं और धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन को भी नुकसान आने वाला था. ये सब चीज़ें थी और वो लेटर ऑन ही वॉज अ विजनरी. तो हमारा आज का टास्क ये है कि हम जो अब्दुल गफ़ार खान है उनके बारे में ज़रूर रीड करेंगे और जब हमारे लेक्चर्स ओपन होंगे तब जब हम 1-on-1 मीटिंग करेंगे देन वील टॉक मोर अबाउट अब्दुल गफ़ार खान. सो लेट्स सम इट अप फॉर टुडे. टेक केयर एवरीबडी, स्टडी मोर.